रूसी सेना अब यूक्रेन में इतना जबरदस्त हमले कर रही है कि यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के करीब पहुंच गई है। इस बात का एहसास न सिर्फ यूक्रेनी फोर्स को है बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के सुर बदल गए। ज़ेलेंस्की अब न सिर्फ बिना शर्त पुतिन से मिलने को तैयार हैं बल्कि उन्होंने सरेंडर का भी संकेत दे दिया है। मतलब यह कि अब ज़ेलेंस्की रूस की शर्तों पर सीज फायर करने को तैयार नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की में यह परिवर्तन आया कैसे, इसकी वजह क्या है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वॉर रूम में पहुंच गए हैं। पुतिन वॉर रूम से ही अपनी सेना को आदेश दे रहे हैं। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना यूक्रेन में तबाही का नया और भयावह अध्याय लिख रही है। रूसी सेना 2 दिनों से जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के करीब पहुंच गई है। रूस के जबरदस्त हमले के बाद अब ज़ेलेंस्की भी बैकफुट पर आ गए हैं। ज़ेलेंस्की ने पहली बार सरेंडर या कुर्सी छोड़ने का संकेत दिया है। भयभीत ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, यह हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल सबसे पहले हम आपको ज़ेलेंस्की के भय की वजह दिखाते हैं। बीती रात रूस ने यूक्रेन में 500 से ज्यादा ड्रोन, 300 से ज्यादा ग्लाइड बम और करीब 30 मिसाइलों की बरसात की। यानी रूस ने करीब 850 प्रक्षेपास्त्र दागे। सीरियल विस्फोट की वजह से पूरा यूक्रेन पूरी तरह दहल गया। रूस ने यूक्रेन के कई प्रांतों में एक साथ हमले किए। इन हमलों की सबसे खास बात यह रही कि पुतिन ने खुद वॉर रूम से ऑपरेशन पर नजर रखी। वॉर रूम से ही पुतिन ने अपनी सेना को हमले से जुड़े कई दिशा निर्देश भी दिए। रूसी सेना की भीषण बमबारी का परिणाम यह हुआ कि यूक्रेनी फोर्स न सिर्फ हथियार डालने के कगार पर पहुंच गई बल्कि ज़ेलेंस्की ने भी सरेंडर करने का संकेत दे दिया। तो पुतिन सेना का ऑपरेशन सितंबर के तहत यूक्रेनी शहरों पर जबरदस्त हमले कर रही है। पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो रूस यूक्रेन में 5782 ड्रोन दाग चुका है। करीब 2900 गाइडेड बमों और 308 मिसाइलों से ब्लास्ट कर यूक्रेनी धरती को दहला चुका है। यानी सिर्फ 14 दिनों में ही रूस यूक्रेन में 8990 ड्रोन, बम और मिसाइलों से अटैक कर चुका है। इस हिसाब से रूस यूक्रेन में हर दिन औसतन 413 ड्रोन फायर कर रहा है। हर दिन यूक्रेन में 207 बम दागे जा रहे हैं और करीब 22 मिसाइलों से धावा बोला जा रहा है। यानी रूसी सेना हर दिन 650 या 700 के आसपास ड्रोन, मिसाइलें और बमों की बरसात कर रही है।
रूस ने सबसे भीषण हमला ज़ेपोरिज़िया में किया। रूस के हमले में 2 लोग मारे गए, कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूस ने ज़ेपोरिज़िया में 100 ड्रोन और 150 बम दागे, जिससे पूरा इलाका दहल गया। रूसी ड्रोन वर्षा की वजह से कीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। खार्किव में रूसी हमले की वजह से यूक्रेन की यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। खेरसोन में रूस ने कैप बमों से विस्फोट किया। हमले में 3 नागरिक मारे गए। चेरकासी में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को टारगेट किया। डोनेट्स्क में फैब 3000 बमों से हमला कर रूस ने यूक्रेनी टुकड़ी को खत्म कर दिया। सुमी में रूस ने यूक्रेनी फोर्स के हथियार गोदाम को जला दिया। रूसी सेना अब ड्रोन के साथ साथ ग्लाइड बमों की बरसात कर तबाही मचा रही है। रूसी एयरफोर्स ग्लाइड बम को लड़ाकू विमानों से ऊंचाई से गिराती है, जिससे यूक्रेन में विनाश का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। रूसी ग्लाइड बमों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास अभी कोई तकनीक नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की अब पुतिन के सामने पूरी तरह से सरेंडर करने जा रहे हैं? क्या बिना शर्त पुतिन से मिलने को तैयार है? ज़ेलेंस्की ने जो कुछ कहा है उससे यही संकेत मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो बिना शर्त पुतिन से मिलने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि फ्रंट लाइन से बुरी खबर आ सकती है। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं ऐसे में उन्हें मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। इसके नतीजे बेहद हैरान करने वाले होंगे। माना जा रहा है कि ये सब कहकर ज़ेलेंस्की अपने इस्तीफे की ओर इशारा कर रहे हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की बिना शर्त बातचीत और सरेंडर को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ तेजी से आगे बढ़ रही रूसी सेना को रोकने में जुटे हैं। यूक्रेनी फोर्स ने युद्ध के मैदान से लेकर रूसी धरती तक जबरदस्त पलटवार किया। रोस्टोव में यूक्रेन ने रूस के कमांड सेंटर को टारगेट किया। क्रीमिया में यूक्रेन ने रूस के इंडस्ट्रियल जोन में तबाही मचाई। यूक्रेन ने सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर फिर से हमला किया। विस्फोट की वजह से रिफाइनरी में आग लग गई। रूस के व्लादिवोस्तोक में यूक्रेन ने रूस की टुकड़ी को खत्म कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन हमले तो कर रहा है, लेकिन अब उसकी हार तय मानी जा रही है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब जल्द से जल्द युद्ध विराम चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। ज़ेलेंस्की बिना शर्त पुतिन और ट्रंप से मुलाकात के लिए तैयार हुए तो अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के लिए सैन्य मदद के 2 पैकेज को मंजूरी दे दी है। ज़ेलेंस्की को जिस तरह से सेटबैक पहुंचा है, उससे तो यही लग रहा है कि वो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
भारतवर्ष। यूरोप और रूस के बीच महासंग्राम का सायरन बजने लगा है। इसकी वजह है रूस के खिलाफ यूरोप की न्यूक्लियर तैनाती। फ्रांस ने अपने 3 राफेल जेट न्यूक्लियर हथियारों के साथ पोलैंड में तैनात कर दिए हैं। इसके बाद बेलारूस में जारी रूसी ज़पैड युद्धाभ्यास भी परमाणु त्रिकोण पर पहुंच चुका है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्धाभ्यास के मैदान में पहुंचे हैं और सैनिकों से बात की है। इसके साथ ही रूस ने जमीन, समंदर और आसमान में अपनी न्यूक्लियर तैयारी भी पूरी कर ली है। रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि पोलैंड के विभाजन का समय आ चुका है। देखिए क्या है रूस का पोलैंड प्लान और कैसे यह उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। यूरोप में बीते 48 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम हुए जिनसे महासंग्राम की आशंका बढ़ने लगी है। पोलिश राष्ट्रपति के महल पर ड्रोन मंडराने के बाद पोलैंड में फ्रांस ने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए। फ्रांस के 3 राफेल लड़ाकू विमान न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ पोलैंड पहुंच चुके हैं। रूस ने बेलारूस में जारी ज़पैड युद्धाभ्यास में अपने परमाणु हथियारों को लॉन्च करने का अभ्यास किया है। बेलारूस से बैरेंट्स सागर और आसमान तक रूस ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़पैड युद्धाभ्यास की मॉनिटरिंग के लिए बेलारूस पहुंचे हैं। पुतिन सेना की वर्दी में नजर आए और यह यूरोप के लिए अशुभ संकेत माना जा रहा है। बेलारूस में उनके साथ रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव और बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर खेनिन भी मौजूद रहे। इस दौरान पुतिन ने युद्धाभ्यास में शामिल सैनिकों के साथ बातचीत भी की। अब से पहले पुतिन उस वक्त सेना की वर्दी में नजर आए थे जब यूक्रेन के सैनिकों को कुर्स्क से बाहर कर वहां रूस का झंडा फहराया गया था। दूसरी बार उनका वर्दी में नजर आना एक बड़े ऑपरेशन का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि पोलैंड ने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के बाद ज़पैड युद्धाभ्यास को फुल स्केल न्यूक्लियर मोड बना दिया है। नेटो अब तक जिस युद्धाभ्यास को रूटीन सालाना कार्रवाई मान रहा था, वो अब खतरा बन चुका है। रूस और बेलारूस की सेना ने न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च करने का अभ्यास किया है। इसके साथ ही बेलारूस की जमीन पर नए न्यूक्लियर लॉन्च साइट तैयार किए जा रहे हैं। युद्धाभ्यास में पहुंचकर पुतिन ने कहा है कि यह सीमाओं की रक्षा का युद्धाभ्यास है। यूरोप के नेटो देशों को जवाब देने के लिए पुतिन ने बेलारूस के साथ साथ समंदर और आसमान में भी अपने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए हैं। और बैरेंट्स सागर की सतह और उसके आसमान पर रूस ने परमाणु तैनाती कर दी है। बैरेंट्स सागर पर रूस के Tu-160 परमाणु बॉम्बर गश्त लगा रहे हैं। यह युद्धाभ्यास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन बॉम्बर यूरोप के बहुत करीब है। बॉम्बर्स के साथ साथ बाल्टिक फ्लीट भी ड्रिल में शामिल हो चुकी है। रूसी नेवी ने बैरेंट्स सी में क्रूज मिसाइल हमले किए हैं। रूसी युद्धपोत से मॉक टारगेट पर अचूक हमला किया गया है। रूस ने कहा है कि यह ड्रिल ज़पैड युद्धाभ्यास का हिस्सा है, लेकिन इसे न्यूक्लियर ट्रायड की तैनाती माना जा रहा है।
पोलैंड में यूरोप के न्यूक्लियर अम्ब्रेला की तैनाती के बाद रूस में यह आवाज उठने लगी है कि अब यूरोप पर हमले का समय आ चुका है। रूस के एक सीनेटर ने पोलैंड को सीधी धमकी जारी कर दी है। सीनेटर व्लादिमीर जाबारोव ने कहा है कि पोलिश सरकार की रूसोफोबिया नीति पोलैंड के अस्तित्व पर संकट बनने की ओर बढ़ रही है। पोलैंड के स्टेटहुड खत्म हो सकता है या फिर उसका एक बार फिर विभाजन होने जा रहा है। पोलैंड से रूस की पुरानी दुश्मनी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड में एक कहावत भी बनी, जिसके मुताबिक जर्मन को मारना पोलिश नागरिक का कर्तव्य है और रूसी को मारना सुख। दुश्मनी की ये खाई और ज्यादा चौड़ी हो गई है, इसीलिए रूस ने फिर पोलैंड विभाजन की धमकी दी है। पोलैंड का पहला विभाजन 1772 में हुआ था। उस वक्त देश को पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ कहा जाता था। तब रूस, रशिया और ऑस्ट्रिया ने पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ पर हमले किए। 1795 के हमलों में पोलैंड का अस्तित्व खत्म हो गया था। 1918 में फिर से यूरोप के नक्शे पर पोलैंड उभरा। रूस ने कुछ इसी तरह की धमकी पोलैंड को दी है। सवाल यह है कि रूस पोलैंड का विभाजन करेगा या फिर उसका अस्तित्व मिटा देगा। रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं और हमला हुआ तो पोलैंड यूरोप के नक्शे से मिट जाएगा। लेकिन इससे महाविनाश शुरू हो जाएगा। इसीलिए रूस पोलैंड में शांति भंग करके उसे संकट में डाल सकता है और इसके लिए उसका टूल बन सकती है एक पोलिश राजनीतिक पार्टी। पोलैंड में नेशनल रीबर्थ ऑफ पोलैंड नाम की एक फार राइट पार्टी है। ये 2001 से चुनाव लड़ रही है, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई। ये पार्टी वैश्वीकरण, EU और US की विरोधी है। इसे पोलिश लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है। रूस इस पार्टी को अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस पार्टी के जरिए पोलैंड में अशांति भड़काई जा सकती है। यानी रूस उसी तरह की नीति अपना सकता है जैसी युगोस्लाविया के खिलाफ अमेरिका ने अपनाई थी, और आज वो यूरोप के नक्शे पर नहीं है। इस नीति से पोलैंड सतर्क है। इसीलिए पोलिश सेना रूस से जंग की तैयारी में जुटी है। एयर डिफेंस सिस्टम के टेस्ट किए जा रहे हैं और यूरोप के देश पोलैंड में अपनी सेना भेज रहे हैं। और देखिए, फ्रांस, चेक रिपब्लिक और ब्रिटेन के बाद अब स्पेन और जर्मनी भी पोलैंड में सैन्य तैनाती कर रहे हैं। स्पेन से टैंकों और सैन्य वाहनों की ब्रिगेड फ्रांस और जर्मनी होते हुए पोलैंड पहुंचने वाली है। इसे नेटो की तरफ से अतिरिक्त सैन्य तैनाती कहा जा रहा है। इसके साथ ही जर्मनी के रामस्टीन बेस से भी सेना की एक बटालियन और टैंक ब्रिगेड पोलैंड पहुंचने वाली है। दोनों देशों से सेना की रवानगी हो चुकी है। पोलैंड की वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना ने मिलकर आयरन डिफेंडर 2025 युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पोलिश और US पैराट्रूपर्स ड्रिल कर रहे हैं। बिवेन-दोब्स्की रेगिस्तान में यह ड्रिल की जा रही है। सैनिक विमानों से छलांग लगाकर पैराशूट से लैंडिंग कर रहे हैं। इस ड्रिल से संकेत साफ है कि नेटो फोर्स युद्ध के लिए तैयार है। ये उन्हीं सैन्य वाहनों का काफिला है जो पोलैंड के लिए निकले हैं। पोलैंड में 2 बार ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो सेनाएं स्पेशल अलर्ट पर हैं। यूरोप के अलग अलग देश महासंग्राम की तैयारी में जुट गए हैं। रूस के खिलाफ नेटो फोर्सेस का जमावड़ा पोलैंड में बढ़ता जा रहा है। रूस ने भी खतरे को भांपकर अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। अगर पोलैंड के मुद्दे पर जंग छिड़ी तो ये रूस वर्सेस नेटो की जंग होगी, जिससे दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है।
तो बाल्टिक देशों में कोहराम मचा है क्योंकि रूस लगातार धमकी दे रहा है। बेलारूस में रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल करके नेटो को सीधा चैलेंज दे दिया है। पोलैंड के बाद बाल्टिक देशों की घबराहट बढ़ रही है, कहीं रूस हमला ना कर दे। अब नेटो ने सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर दिया है। बाल्टिक ने एटॉमिक बेस बनाने की तैयारी की है। पोलैंड के बाद एस्टोनिया में भारी डिप्लॉयमेंट किया है जिससे रूस के सभी मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके, जबकि रूस ने भी बेलारूस में विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर दी है। शीत युद्ध के बाद पहली बार पूरे यूरोप में खौफ फैला है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि कई देशों को रूस के हमले का डर है, क्योंकि रूस जो बारूदी नुमाइश कर रहा है वो बड़े खतरे का संकेत है। एक तरफ रूस ने पोलैंड में ड्रोन भेजकर अपने आक्रामक तेवरों का विस्तार किया है, जिससे नेटो को आर्टिकल 4 लागू करना पड़ा, बात पेंटागन तक पहुंचानी पड़े। जबकि दूसरी तरफ रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर ड्रिल करके सीधे धमकी दी है कि वो कभी भी परमाणु विस्फोट कर सकता है। इसके अलावा कई विध्वंसक हथियार युद्धाभ्यास में उतारे हैं। इस बीच यूक्रेन के एक बयान ने सनसनी फैला दी है, जिससे न सिर्फ बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में खौफ है बल्कि पूरे पूर्वी यूरोप के देश सुरक्षा बढ़ाने के लिए नेटो की मीटिंग बुलाने वाले हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है पोलैंड पूरी ताकत लगाकर भी अपने नागरिकों को रूस के हमले से नहीं बचा सकता। अब वक्त आ गया है रूस पर अंकुश लगाया जाए, यानी रूस को रोकने के लिए तमाम उपाय बेकार साबित हो रहे हैं। यूक्रेन को यह इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यूक्रेन में रूस रोज तबाही का विस्तार कर रहा है। जबकि अब उसके ड्रोन पूर्वी यूरोप के देशों में भी गिर रहे हैं। साथ ही बाल्टिक देशों को भी हमले का डर है। लिथुआनिया की तरफ से कहा गया है कि लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में ड्रोन घुसपैठ के पीछे रूस है। यह रूस का उकसाने वाला कदम है जिससे यूरोप में परिस्थितियां पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाए। बेलारूस ड्रिल से घबराकर लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड की सीमा पर नेटो सैनिक लगा दिए गए हैं। लिथुआनिया में ग्रैंड ईगल के नाम से ड्रिल की जा रही है। बाल्टिक देशों में इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट अब से पहले नहीं हुआ। यानी रूस बाल्टिक में कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि इस बार एस्टोनिया भी टारगेट पर है। एस्टोनिया रूस बॉर्डर पर हलचल देखी गई है। और बाल्टिक देशों में रूस के टारगेट पर एस्टोनिया आ गया है। रूस एस्टोनिया बॉर्डर 338 किलोमीटर लंबा है, जिसके लिए नेटो ने 5 लेयर सुरक्षा चक्र लगाया है। पहली लेयर में एंटी टैंक ट्रेंच बनाई गई है, जो 40 किलोमीटर लंबी, 10-10 किलोमीटर गहरी और चौड़ी बनाई गई है, जिससे टैंक उसे पार न कर पाए। दूसरी लेयर में लैंड माइन्स बिछाई गई हैं, जिससे सैनिक और दूसरे वाहन नष्ट किए जा सके। तीसरी लेयर में टैंक तैनात हैं जो रूसी खेमे पर तुरंत हमला कर सके। चौथी लेयर में सैनिकों की तैनाती है जो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। पांचवी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती है जो ड्रोन और जेट हमलों को रोक सके। दरअसल एस्टोनिया को डर है कि रूस बॉर्डर पर मौजूद नार्वा पर कब्जा कर सकता है। एस्टोनिया के नार्वा की आबादी 56,000 है। नार्वा के 93% लोग रशियन बोलते हैं। नार्वा पर रूस अपना दावा करता रहा है। 2002 में नार्वा को रूस ने अपना हिस्सा बताया था। तभी से रूस नार्वा पर कब्जे के लिए प्लानिंग कर रहा है। खतरे को देखते हुए एस्टोनिया ने सुरक्षा बढ़ा दी है। रूस के ड्रोन लगातार नार्वा पर निगरानी रख रहे हैं। अगर बेलारूस एपिसेंटर बन गया है तो पोलैंड पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस बीच एस्टोनिया भी खौफ में है। नेटो इसलिए भी विचलित है कि रूस कहां हमला करेगा, क्योंकि जैसे ही अंदेशा लगाया जाता है रूस की तरफ से नई धमकी दी जाती है।
रूस का पैटर्न लगातार बदल रहा है, जिसके लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहले ही आगाह कर चुके थे कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद भी पुतिन रुकेंगे नहीं। पहले पोलैंड में रूस ने 19 ड्रोन भेजे थे। अब एक दिन पहले ही पोलैंड के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन मंडरा रहे थे, जबकि लिथुआनिया और रोमानिया तक रूस के ड्रोन पहुंच गए। रूस के ड्रोन भेजने के पीछे का प्लान यूक्रेन ने बताया है। यूक्रेन ने कहा है, दरअसल ये रूस की नई रणनीति है, जिसमें वो यूरोपीय देशों को अलर्ट कर रहा है कि यूक्रेन से पहले अपने देश की हिफाजत करें। ड्रोन घुसपैठ के बाद सभी को डिफेंस सिस्टम जरूरी लगे और यूक्रेन को इनकी सप्लाई बंद कर दें। अगर यूक्रेन का दावा सही है तो आने वाले वक्त में यूरोप में बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि नेटो ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं रोकी है। ऐसे में रूस बौखलाकर ज्यादा ड्रोन दूसरे देशों में भेजेगा, जो युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है। कहीं ऐसा ना हो नेटो आर्टिकल 5 लागू करने पर मजबूर हो जाए, और आर्टिकल 5 लागू होने का अर्थ है युद्ध का ऐलान। तो नेटो का चक्रव्यूह तैयार है, जो रूस के लिए अभेद्य दीवार की तरह है। इसके लिए नॉर्वे से लेकर मोल्दोवा पर सुरक्षा चक्र बनाया गया है, जिससे रूस को यूक्रेन से आगे बढ़ने से रोका जा सके। नॉर्डिक, बाल्टिक और काला सागर के पास पड़ने वाले देशों में नेटो मिलिट्री बेस बना रहा है। पहले नॉर्वे, फिर फिनलैंड, उसके आगे तीनों बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, फिर पोलैंड से स्लोवाकिया, रोमानिया और मोल्दोवा तक डिफेंस सर्किट बनाकर रूस को रोकने के लिए नेटो तैयारी कर रहा है। रूस के खतरे को देखते हुए यूरोपीय देश मीटिंग करके सुरक्षा इंतजाम में जुट गए हैं। पोलैंड के प्रेसिडेंट कारोल नावरोकी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों में मीटिंग हुई, क्योंकि अंदेशा जताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के बाद नए टारगेट पर हमला कर सकता है। इस बीच नेटो चीफ मार्क रूटे ने पहली बार ड्रोन घुसपैठ पर रूस को सीधी धमकी देते हुए कहा है, अब अगर पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन घुसे तो नेटो पलटवार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम नेटो के सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। ये धमकी आर्टिकल 5 लागू होने की तरफ संकेत कर रही है, क्योंकि नेटो ने पोलैंड में फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं, जबकि रूस से सटे तमाम नेटो देशों में भी एयरबेस वॉर रेडी करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अब यूरोप में एटमी घमासान हो सकता है। सिर्फ अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन में जब जब ब्रिटेन ने किसी घातक हथियार की सप्लाई की, तब तब रूस से ब्रिटेन को अंजाम भुगतने की धमकी मिली। अब पोलैंड को लेकर वही स्थिति है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन अपने फाइटर जेट भेज चुका है। इसके बाद रूसी मीडिया के टारगेट पर फिर ब्रिटेन। खुफिया रिपोर्ट से भी यह दावा है कि पोलैंड के बहाने रूस अपने बड़े दुश्मनों से आर पार की तैयारी में है, और इसमें पहला नाम ब्रिटेन का हो सकता है। तनाव के बीच ट्रंप का ब्रिटेन दौरा शुरू हो चुका है। वहां भी कई डील होने वाली हैं। ब्रिटेन यूएस में बहुत बड़ा निवेश करने जा रहा है, और इसी के बाद ट्रंप ब्रिटेन को रूस से सुरक्षा का भरोसा दे सकते हैं। रूसी ड्रोन की घुसपैठ वाली चिंगारी अब एक महासंग्राम की ज्वाला भड़का सकती है। क्योंकि पोलैंड की सुरक्षा के नाम पर नेटो ने शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत की है, और इसी कड़ी में पुतिन का क्रोध एक बार फिर ब्रिटेन पर भड़क सकता है। ब्रिटेन रूस के टारगेट पर यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत से ही है। तनाव की पहली वजह थे चैलेंजर टैंक, जिसमें डिप्लीटेड यूरेनियम शेल का इस्तेमाल होता था। इसके बाद ब्रिटेन ने ही यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल की सप्लाई की। स्टॉर्म शैडो से रूस के कई शहरों में भारी तबाही मची, खासकर क्रीमिया में हमले हुए।
ब्रिटेन लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन अब नई जगह पर पुरानी अदावत के शोले भड़क उठे हैं। इस जगह का नाम है पोलैंड। पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ के बाद अब ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट्स पोलैंड के एयर स्पेस की रक्षा करेंगे। ब्रिटेन के इसी फैसले ने पुतिन के गुस्से की आग को हवा देना शुरू किया है। क्रेमलिन समर्थक रूसी मीडिया ने इसका संकेत दे दिया है। रूसी मीडिया ने टिप्पणी की है, अंग्रेज पायलट शायद खुद मरना चाहते हैं। मरने के लिए ही ब्रिटिश पायलट पोलैंड आ रहे हैं। ब्रिटेन को अंदाजा भी नहीं है कि इन्हें रूस कहां दफन कर देगा। रूसी मीडिया की यह रिपोर्ट उस खुफिया खबर को पुख्ता कर रही है जो ब्रिटिश एजेंसियों को मिली है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस का प्लान लंदन पर हमले का है। रूस बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। पोलैंड, रोमानिया में ड्रोन घुसपैठ बहाना है। यूक्रेनी मीडिया भी ऐसा ही मान रही है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने सलामी स्लाइसिंग रणनीति की शुरुआत की है। पोलैंड में ड्रोन, फिर रोमानिया और फिर लिथुआनिया में घुसपैठ पुतिन की सलामी स्लाइसिंग प्लान की शुरुआत है। वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक यह सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स हो सकती है, क्योंकि रूस ने ऐसी शुरुआत की जिसमें ना तो कोई बड़ा खतरा था और ना पलटवार का कोई मौका। पुतिन ने नेटो को उकसाने के लिए छोटे छोटे कमजोर देशों को चुना है। सलामी स्लाइसिंग रणनीति को समझ लीजिए। क्या है सलामी स्लाइसिंग रणनीति? छोटे जमीन के हिस्से पर एक छोटा प्रहार, छोटे हिस्से से युद्ध का सिलसिला शुरू करना, छोटे छोटे हमले से बड़े लक्ष्य को हासिल करना। अब पोलैंड की सीमा पर फ्रांस से राफेल, ब्रिटेन से टाइफून फाइटर जेट आ चुके हैं। यानी रूस जब चाहे नेटो के बड़े देशों से सीधा युद्ध की शुरुआत कर सकता है। पोलैंड में चेक रिपब्लिक ने हेलीकॉप्टर भेजा है। डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस से हथियार आए हैं। ब्रिटेन टाइफून फाइटर जेट की तैनाती कर रहा है। बेलारूस और कैलिनिनग्राद की सीमा के पास अब पुतिन के कई दुश्मनों की सेना मौजूद है। रूसी सेना अब ब्रिटिश वायुसेना पर हमले करके मिशन लंदन की शुरुआत कर सकती है। ब्रिटेन को रूस से खतरे का एहसास बहुत पहले हो चुका था। अब ट्रंप के साथ मुलाकात में ब्रिटिश पीएम स्टारमर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। अमेरिका से मदद के बदले में 4 लाख करोड़ रुपए की डील होने वाली है। डील के बदले अमेरिका ब्रिटेन को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ ब्रिटेन दौरे पर हैं, जहां उनका शाही अंदाज में स्वागत किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय के निमंत्रण पर ट्रंप का यह दौरा बेहद खास है। किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला विक्टोरिया हाउस पहुंचे हैं और ट्रंप का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। यह ट्रंप की ब्रिटेन की दूसरी स्टेट विजिट है। इस बार किंग चार्ल्स विंडसर कैसल में राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी की मेजबानी कर रहे हैं। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स P-8A पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान ने बेलारूस की सीमा पर गश्त लगाना शुरू भी कर दिया है। अब पुतिन का गुस्सा भड़का
तो रूस का पहला टारगेट ब्रिटेन हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन भी बहुत कमजोर देश नहीं है। ब्रिटेन के पास ऐसे समुद्री शिकारी हैं जो रूस में तबाही का तूफान ला सकते हैं। ब्रिटेन की नौसेना की 4 पनडुब्बी ट्राइडेंट मिसाइल से लैस हैं। ब्रिटिश नेवी अफसर का दावा है कि एक ट्राइडेंट मिसाइल रूस के 40 शहरों को तबाह कर सकती है। ब्रिटेन की एक पनडुब्बी में 16 ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल हैं। हर ट्राइडेंट मिसाइल 12 वॉरहेड के साथ हमले की ताकत रखती है। ब्रिटेन को हमले का डर इसलिए भी है क्योंकि बेलारूस में इस वक्त रूस की बड़ी तैनाती है और यहीं से लंदन को टारगेट पर रखने का प्लान पुतिन ने शुरू किया था। रूस बेलारूस के ओसिपोविची शहर में न्यूक्लियर ठिकाना बना चुका है। लेकिन ट्रंप के दौरे से ब्रिटेन को नई हिम्मत मिलने वाली है। ट्रंप ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती और बढ़ा सकते हैं ताकि रूस हमले की हिम्मत ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट TV9। तो गाजा को समतल बनाया जा रहा है। जंग से जूझते लोगों के कैंप और टेम्पररी शेल्टर तक खत्म किए जा रहे हैं। गाजा की पूरी 20 लाख आबादी को मिस्र के सिनाई में भेजने की कोशिश है, लेकिन मिस्र ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। यानी गाजा को इजराइल ने मौत का चैम्बर बना दिया है। गाजा में हो रहे नरसंहार को लेकर अमेरिका पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गाजा चल रहा है। गाजा में नरसंहार हो रहा है। लोग बारूद से मर रहे हैं। बच्चे भूख से मर रहे हैं। इतिहास में नरसंहार की ऐसी तस्वीरें पहली बार दिखाई दे रही हैं। एक एक तस्वीर कलेजा चीर देने वाली है। गाजा को इजराइल ने मौत का चैम्बर बना दिया है। सोलह सितंबर 2025 इजरायली सेना ने गाजा सिटी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहले ही शमशान बन चुके गाजा को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजरायली सेना की 2 डिवीजन तैनात है। तीसरी डिवीजन भी शामिल होने को तैयार है। यानी 700 दिन से इजरायली क्रोध का कहर झेल रहे गाजा में नरसंहार का खूनी खेल खेला जाना अभी बाकी है। चौबीस घंटे में गाजा में 40 से ज्यादा इमारतें जमींदोज कर दी गई हैं। कम से कम 60 मौतें हुई हैं, सैकड़ों घायल हो गए हैं। मलबे में अभी भी लाशें पड़ी हैं। गाजा सिटी राख, धुएं और खून से सराबोर हो गई है। इजरायली टैंक शहर के बीचों बीच बारूद बरसा रहे हैं। गाजा की गली गली में इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गई हैं। इस अभियान का सिर्फ एक मकसद है, गाजा को फिलिस्तीन नहीं बनने देना है। गाजा को बिल्कुल समतल कर देना है। इजराइल ने 20,000 सैनिकों और बड़ी संख्या में टैंकों के साथ गाजा सिटी में नया ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। इजराइल के एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर भी गाजा पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल की सेना 24 घंटे से गाजा सिटी पर नॉन-स्टॉप बम बरसा रही है। दावा यह है कि हमला हमास पर हो रहा है और इमारतें इसलिए ढहाई जा रही हैं क्योंकि हमास के लड़ाके इन इमारतों में मौजूद आम लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाकर छिपे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि गाजा के आम लोग मारे जा रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए गाजा छोड़कर भाग रहे हैं। पानी, बिजली, खाना सब खत्म हो चुका है। अस्पताल ढह चुके हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गाजा के 2 तरफ उत्तर और पूर्व में इजराइल है। पश्चिम की तरफ समंदर है जहां इजराइल की नौसेना तैनात है। बची दक्षिण दिशा तो वहां मिस्र ने बॉर्डर बंद कर दिया है।
इसका मतलब यह है कि गाजा मौत का चैम्बर बन गया है। गाजा शहर में मौत का खेल जारी है। बेहिसाब बम बरस रहे हैं। इजरायली सेना गाजा की जमीन को टैंकों से समतल करती हुई आगे बढ़ती जा रही है और गाजा में भूख से मर रहे बच्चों को एक नरक से दूसरे नरक की ओर ढकेला जा रहा है। सितंबर 2025 में इजरायली बमबारी और जमीनी हमलों के चलते पिछले करीब एक महीने में करीब 1,70,000 से ज्यादा लोगों का पलायन दर्ज हुआ है। इनमें से लगभग 74,500 से ज्यादा लोग पिछले 15 दिनों में गाजा सिटी से दक्षिण गाजा की तरफ गए हैं। पिछले 72 घंटों में सिर्फ गाजा सिटी में 25,000 से ज्यादा लोगों का विस्थापन रिकॉर्ड हुआ है। इनमें से ज्यादातर लोग दक्षिण की ओर या समुद्री किनारे के टेंट एरिया में जा रहे हैं। लेकिन गाजा में अब कोई कोना सुरक्षित नहीं है। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक्स पर पोस्ट किया है, गाजा जल रहा है, अब हम हमास के पूरी तरह खत्म होने तक नहीं रुकेंगे। गाजा की हर गली मलबे का ढेर है और गाजा का हर रोता हुआ चेहरा गवाही दे रहा है कि यहां सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक पूरे शहर को खत्म करने की तैयारी है। अमेरिका से लेकर यूएन तक को गाजा में हो रहे नरसंहार की दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन हो सिर्फ बयानबाजी रही है। गाजा में अब तक 64,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 1,60,000 से ज्यादा घायल हुए हैं और मरने वाले और घायलों में आधे से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के इजराइल दौरे के अगले ही दिन गाजा में सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। इससे साफ है कि गाजा में हो रहे नरसंहार को ट्रंप की हरी झंडी है। ट्रंप एक तरफ दुनिया में युद्ध रुकवाने की कोशिश करने वालों में खुद सबसे आगे बताते हैं खुद को, तो वहीं वेनेजुएला में युद्ध का माहौल तैयार हो चुका है। अमेरिकी फौज वेनेजुएला को घेर चुकी है। लगातार 2 दिन से वेनेजुएला के 2 बोट नष्ट कर दिए गए। एफबीआई ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आतंकी करार दे दिया है। एक तरफ अमेरिका जैसा ताकतवर देश तो दूसरी तरफ वेनेजुएला। अमेरिका के युद्धपोत वेनेजुएला के करीब गश्त लगा रहे हैं। ट्रंप के एक आदेश से वेनेजुएला पर मिसाइलों की बरसात हो सकती है। फिलहाल धमाके तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन समंदर के दायरे तक सीमित है। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला के तीसरी बोट को टारगेट किया गया है, यानी 2 दिन में वेनेजुएला की 2 बोट नष्ट की जा चुकी हैं। सभी बोट ड्रग्स लेकर अमेरिका की तरफ बढ़ने की वजह से नष्ट की गई। कोलंबिया ने अब वेनेजुएला का समर्थन किया है। कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो ने अमेरिकी हमलों का विरोध करते हुए ऐलान कर दिया है कि अब अमेरिका से हथियारों की खरीदारी नहीं की जाएगी। माना जा रहा है कि अब वेनेजुएला से भी बदले का एक्शन शुरू हो सकता है और अमेरिका शायद इसी मौके की तलाश में है। अमेरिका वेनेजुएला पर पहला प्रहार नहीं करना चाहता है। वेनेजुएला को हमले के लिए अमेरिका उकसा रहा है। वेनेजुएला से हमला होने पर अमेरिका को युद्ध का मौका मिलेगा। अमेरिका से मुकाबले के लिए वेनेजुएला भी लगातार तैयारी कर रहा है। समंदर के किनारे लड़ाकों की भारी तैनाती कर दी गई। मादुरो ने पूरे देश को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है, जिसकी वजह से वेनेजुएला के नागरिक सेना से ट्रेनिंग ले रहे हैं। मादुरो ने 1 लाख लड़ाकों की फौज तैयार करने का लक्ष्य रखा है।
चीन से लगातार हथियारों की मांग भी की जा रही है। चीन से तेल टैंकर वाले जहाजों में हथियार आ सकते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। कई युद्धपोत के साथ डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी मौजूद हैं।